एपिसोड 5 में दायोन उसे हॉस्पिटल लेकर आया। ग्रैमरी और वल्लक भी वहां पहुंचे। बितना को होश आया। अब उसकी हार्ट बीट बिल्कुल नॉर्मल थी। डॉक्टर ने बताया वो बिल्कुल हेल्दी है, शायद ये सब कुछ स्ट्रेस की वजह से हुआ। कहा जिसकी वजह से स्ट्रेस हो रहा है उसे खुद से दूर करो या उसे पसंद करो। डिस्चार्ज होने के बाद दायोन उसे घर ले जाने लगा। रास्ते में बितना ने कोला पीकर कैन को उसी तरह क्रश किया। मीजा ने हवांगचुन विला में रहने वाले मिनजुन और उसकी माँ को एडवाइस दी, हमेशा इसी तरह साथ रहना, अकेले मत जाना वरना बाद में पछताओगे। तभी घर के बाहर बितना और दायोन पहुंचे। उनकी मुलाकात मीजा से हुई। मीजा को ये भी पता है ये असली बितना नहीं, उसकी बॉडी में कोई और है। दोनों एक दूसरे को जली कट्टी सुनाने के बाद खा जाने वाली नजरों से देखने लगी। तो दायोन बीच में आ गया, वरना वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ जाती। दायोन अपने अपार्टमेंट आया। इसका इरादा बितना पर नजर रखने का है। इसे जानना है बितना इन सारे मर्डर्स के पीछे है या नहीं। बितना को भी अच्छे से पता है वो यहाँ पर क्यों शिफ्ट हुआ। इसने सोचा था पिछली बार की तरह वो सिर्फ इसका पीछा करेगा, पर ये तो यहाँ आकर सेटल हो गया। अब इसे वाकई में टेंशन होने लगी। दायोन के होते हुए वो अपना काम कैसे करेगी। किसी भी तरह अब उससे पीछा छुड़ाना होगा। उसने वल्लक को काम दिया कि वो असली बितना की इन्फॉर्मेशन निकाले, शायद वो इस इन्फॉर्मेशन से दायोन से पीछा छुड़ा पाए। वल्लक उस लो स्कूल में आया जहाँ बितना ने एजुकेशन हासिल की थी। फेक आईडी दिखाकर उसने बितना की इन्फॉर्मेशन मांगी। ग्रैमरी से मिलने बितना रात को चुपके से अपने घर से बाहर निकली। दायोन भी उसका पीछा करना शुरू हो गया, पर बितना ऐसे गायब हुई जैसे गधे के सर से सींग। दायोन तो बस उसे ढूंढता रह गया। ग्रैमरी दायोन के बारे में बात करने लगी। ये हमेशा उसे ठिकाने लगाने, सबक सिखाने के बारे में बात करती है। उसने बितना को यहाँ इसीलिए बुलाया क्योंकि वो उसे अपने साथ एक मीटिंग पर ले जाना चाहती है। इस मीटिंग में सोल के सारे डीमन जमा होकर डीमन सैटर्न के बारे में बात करते हैं। सैटर्न 26 साल पहले जहन्नम से कैलम लेकर भागा था। सैटर्न ने जरूर किसी इंसान की बॉडी को पोजेस किया होगा। तो ग्रैमरी का प्लान ये है ये सैटर्न को पकड़कर लूसीफर को दे। क्या पता लूसीफर खुश होके जस्टिया को माफ कर दे। सैटर्न और कैलम के बारे में हमें आगे जाकर डिटेल में बताया गया है। सुबह ग्रैमरी, बितना और वल्लक एक बिल्डिंग में मीटिंग ज्वाइन करने आए। इन्हें लगा इन्होंने दायोन को डिच कर दिया, पर ये इनकी सोच है। दायोन वहाँ तक पहुँच आया। इन्हें बिल्डिंग में जाता देखकर दायोन भी अंदर जाकर उन्हें ढूंढने लगा। अंदर एंटर होते ही देखा हर कोई यहाँ सब्जी काटने की तैयारी में है। दायोन को यहाँ पर देखकर कू ने अपना डैगर निकाला और उससे यहाँ आने की वजह पूछी। इस कमरे में कू समेत सारे डीमन हैं। किसी को पता चल गया दायोन इंसान है तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बितना ने जल्दी से आकर बताया वो इसका ड्राइवर पोपी है। को बितना से और सवाल करने लगा। वल्लक ने बताया ये जस्टिया है तो हर कोई जस्टिया को इज्जत देने लगा। बितना ने झूठ बोला कि दायोन उनकी तरह एक डीमन है, अभी कुछ साल पहले पैदा हुआ। इसे सैटर्न और कैलम के बारे में नहीं पता। को सैटर्न और कैलम की कहानी सुनाने लगा। लूसीफर फॉलन एंजल बनने के बाद जहन्नम का सरदार बना। डीमन सैटर्न बाइल के साथ सेकंड इन कमांड था। 26 साल पहले सैटर्न ने लूसीफर से बगावत की। सैटर्न को पता था वो लूसीफर से जीत नहीं पाएगा, तो उसने डिसाइड किया वो लूसीफर के खजाने कैलम को लेकर जहन्नम से भाग जाएगा। कैलम एक चमकता पत्थर है और इसकी खासियत ये है जो भी डीमन इस पत्थर को इस्तेमाल करेगा वो हमेशा के लिए किसी भी इंसान की बॉडी में रह सकता है। सैटर्न कैलम चुरा कर जहन्नम से भागा। सैटर्न लूसीफर की फौज से भाग रहा था, उसके हाथ से कैलम गिर गया। इसी तरह कैलम और लूसीफर दोनों गायब हो गए। सैटर्न ने जिस इंसान को पोजेस किया डीमन उसे ही ढूंढ रहे हैं। इसी सिलसिले में महीने में एक दफा सारे डीमन मिलकर कैलम और सैटर्न के बारे में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं। किसी को उन पर शक ना हो इसलिए ये सारे कुकिंग क्लास में मिलते हैं। सारे डीमन अपनी सुपर पावर से चीजें चॉप करना शुरू हुए। दायोन बेचारा उन्हें देखकर परेशान था। बितना ने उसे साइड पर ले जाकर डांटा। उसने कहा मुझे क्या पता तुम्हारे अलावा और भी डीमंस हैं। उसे ये भी पता चला वल्लक और ग्रैमरी ये भी दोनों डीमंस हैं। इसके अलावा उसे पता चला जस्टिया थर्ड इन कमांड है, यानी जहन्नम में बाइल और सैटर्न के बाद जस्टिया का हुक्म चलता है। खाना बनने के बाद ये लोग गरीब लोगों में खाना बांटने लगे। बितना को इस काम में बिल्कुल भी मजा नहीं आया। दायोन कू के साथ था। उसने एक आदमी को खाना दिया। बूढ़े आदमी ने कहा वो हमेशा उनकी मदद करता है। उसका शुक्रिया अदा करते हुए वो रोने लगा। कू की आंखों में आंसू आए। तभी उसने देखा दायोन ने उसे रोते देख लिया। जैसा कि हमें पता है डीमंस को इमोशंस फील नहीं करने चाहिए, अगर किए तो उनके लिए सजाए मौत है। कू ने उसे पकड़ लिया। उसने कहा अब तुम जाकर जस्टिया को बताओगे, फिर वो लोग मुझे मार देंगे। मुझे पता है तुम इंसान हो। दायोन को समझ नहीं आया इसमें इतनी डरने की क्या बात है, फिर भी उसने प्रॉमिस किया वो किसी को नहीं बताएगा। अब जाकर वो थोड़ा रिलैक्स हुआ। उसने दायोन को अपना कार्ड दिया, कभी भी जरूरत हो तो वो
वो उसे कॉल करे। दाउन ने कार्ड लेने के बाद उससे बितना के बारे में पूछा। आखिर बितना AKA जस्टिया का यहाँ पर क्या मिशन है? क्या वो लोगों को जान से मारती है? को ने बस ये कहा जस्टिया से दूर रहो। जाने का टाइम हुआ। दाउन को देखकर फिर से बितना की दिल की धड़कन तेज हुई। बितना ने कहा हम दोनों अपने अपने रास्ते चलते हैं, दोबारा मेरा पीछा कभी मत करना। दाउन कौन सा उसकी बात मानने वाला था। अब हमें वल्लक दिखाया गया, वो चर्च में प्रे करने आया है। आंखों को प्रोटेक्ट करने के लिए गॉगल्स पहने। होली बाइबल को पकड़ने से पहले उसने मोटे ग्लव्स पहने, लेकिन फिर भी हाथ जल रहे थे तो मिनजोंग ने बाइबल पकड़कर उसकी मदद की। फादर ने डीमंस को दूर करने वाली प्रेयर बोली तो वल्लक को कुछ होने लगा। वल्लक बेचारे ने खुद को संभाला। वल्लक का डिसीजन पक्का है, वो अच्छा डीमन बनकर रहेगा। बाद में उससे मिनजोन ने पूछा वो ग्लव्स और गॉगल्स क्यों पहनता है। वल्लक ने बहाना बनाया, आंखें ड्राई हैं और हाथ ठंडे होते हैं इसलिए। यहाँ म्योंगसुक को एक ही दुख था, हर कोई चर्च आता है सिवाय बितना के। उसने वल्लक से कहा वो बितना को यहाँ लाने की कोशिश करे। दाउन ने अपने सीनियर्स को सब कुछ बता दिया, यही कि बितना डीमन है और वही लोगों को मारती है। सुयोंग ने कहा प्रूव करने के लिए तुम्हारे पास एविडेंस भी होना चाहिए। दाउन को याद आया उसने कोला कैन का टेस्ट करवाया था, लेकिन कैन पर बितना के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले। इमरजेंसी सेंटर में किसी आदमी की कॉल आई, उसने बताया किसी ने उसकी फैमिली को जान से मार डाला। पुलिस वाले क्राइम सीन पहुंचे। फोन करने वाला आदमी यांग था। वो बहुत ज्यादा रो रहा था, उसकी वाइफ, बेटा और बेटी को किसी ने मार डाला। रोते रोते चुप हुआ और हंसकर कहा मैंने ही अपनी फैमिली को मारा है। दाउन क्राइम सीन पर आया, सारी फैमिली को छुरी से बार बार स्टैब करके मारा गया। घर की हालत देखकर दाउन को अपने बचपन की याद आई। दाउन से बर्दाश्त नहीं हुआ, वो बाहर आया। सुयोंग ने कहा वो इस केस को ना ले, वो इस केस से पीछे नहीं हटा। इन्वेस्टिगेशन के दौरान यांग से पूछा गया तो उसने कहा उसने अपनी फैमिली को नहीं मारा। सीनियर पार्क ने कहा तुमने खुद कन्फेस किया था, इसके अलावा छुरी पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स भी मिले। यांग कहने लगा उसे कुछ याद नहीं, छुरी पर उसके फिंगरप्रिंट्स कैसे आए उसे नहीं पता। वो रोते हुए कहने लगा वो अपनी फैमिली को भला क्यों मारेगा। जब दाउन ने इन्वेस्टिगेशन की तब भी उसका यही कहना था। इसी दौरान यांग का बिहेवियर चेंज हुआ, वो पूछने लगा वो कहाँ पर है। दाउन ने यांग का नाम लिया, उसने कहा वो कौन है। किसी बच्चे की तरह बोलते हुए बताने लगा मेरा नाम यांग नहीं किम सोयुल है। अचानक से इसका एटीट्यूड फिर चेंज हुआ। दाउन समझ गया। दाउन ने फिर पूछा तुम्हारा नाम क्या है। इस बार बताया मेरा नाम दुवान है। दुवान ने ही यांग की फैमिली का मर्डर किया। वो यांग की फैमिली की बुराई करते हुए कहने लगा यांग की वाइफ और बच्चे उसकी इज्जत नहीं किया करते थे। जब वो उन्हें मारता तो वो कहते थे हमें मत मारो, इसीलिए दुवान ने अपने दोस्त यांग की फैमिली को मार डाला। समझ तो आ गया होगा यांग को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। यांग के अंदर 2 और पर्सनैलिटीज रहती हैं। एक का नाम है दोवान जिसने उसकी फैमिली को मर्डर किया। दूसरी पर्सनैलिटी है किम सोयुल, ये 5वीं क्लास में पढ़ता है और दोवान से बहुत ज्यादा डरता है। बात करूँ यांग की तो उसे अपनी बाकी 2 पर्सनैलिटीज के बारे में नहीं पता। सोयुल हमेशा दुवान को समझाता है लेकिन दुवान बहुत गुस्से वाला है। दोनों पर्सनैलिटीज में बहस होने लगी। एक ही शॉट में इसने 3 डिफरेंट लोगों की एक्टिंग की। इस सीन में इस एक्टर की जितनी तारीफ की जाए कम है। दुवान सोयुल को मारने लगा, इसी दौरान वो गिरा, तब यांग जाग गया। अभी जो कुछ भी यहाँ पर हुआ यांग को ये भी याद नहीं था। दाउन ने उसे बताया शायद तुम्हें पता नहीं तुम्हारे अंदर 2 और पर्सनैलिटीज हैं, एक कू सोयुल है और दूसरा दुवान। उसने कू सोयुल के बारे में पूछा तो यांग ने कहा वो किसी भी किम सोयुल को नहीं जानता। सारे पुलिस वालों को लग रहा था यांग एक्टिंग कर रहा है। यांग की मेंटल रिपोर्ट आई, उससे पता चला पॉसिबिलिटी थी कि इसे भूलने की बीमारी और मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। वल्लक बितना को पुलिस के अनसॉल्व केसेस के बारे में बता रहा था, तभी उसे यांग के केस के बारे में पता चला। उसने 3 लोगों को मारा है तो बितना का अगला टारगेट अब वो होगा। उसने यांग का नाम शीशे पर लिखा तो देखा वो जेल में बैठकर रो रहा है। वल्लक ने अपना भेस बदलकर प्रेस से यांग की इंफॉर्मेशन निकाली, आकर बितना को बताया उसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। बितना उसका पीछा नहीं छोड़ेगी, बीमारी जो भी हो किलर तो किलर होता है। जेल में यांग से मिलने उसकी वाइफ की माँ आई। उसकी बेटी को मारने के लिए यांग उससे माफी मांगने लगा। तभी दुआन की पर्सनैलिटी उस पर हावी हुई, वो उसकी बेटी को बुरा भला कहने लगा। यांग की वाइफ की माँ को बहुत दुख हुआ, उसे इस बात का पछतावा था। बेटी कहती रही यांग उसे बहुत मारता है पर उसने कभी उसकी बात नहीं सुनी। रोते हुए खुद को कोसने लगी। यांग के केस पर डिस्कशन हो रही थी। क्राइम सीन पर यांग के बेटे का मोबाइल बहुत बुरी तरीके से टूटा था। इन्हें यकीन था मोबाइल जानबूझकर तोड़ा गया, शायद इसमें कोई सबूत हो। दाउन ने बताया उसे यकीन है यांग मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का नाटक कर रहा है। यांग से इन्वेस्टिगेशन करने
के दौरान उसने जानबूझकर नाम गलत लिए। उसने किम सोयुल का नाम कू सोयुल बताया। जवाब देते हुए यांग ने करेक्शन की, मैं किसी किम सोयुल को नहीं जानता। ऐसे दाउन ने उसका नाटक पकड़ लिया। बितना चीफ जज के पास रिक्वेस्ट लेकर आई। वो कैलीकट कोर्ट में अपना ट्रांसफर करवाना चाहती है। ये ऐसी कोर्ट होती है जिसमें 3 जज मिलकर क्रिमिनल का फैसला करते हैं। यांग की हियरिंग इसी कोर्ट में होगी, इसलिए बितना वहाँ जाना चाहती है। चीफ जज ने उसकी रिक्वेस्ट नहीं मानी तो उसने सीधा जोंग को कॉल की। उसकी मदद से बितना का ट्रांसफर वहाँ हो गया। यांग के ट्रायल से पहले बितना ने बाकी 2 जजेस से रिक्वेस्ट की, दोनों वही डिसीजन लेंगे जो बितना लेगी। जब पुलिस को ये पता चला ट्रायल में बितना भी जज करेगी तो वो इस सब से काफी नाराज हुए। उन्हें यकीन था इस बार भी वो कम सजा देगी। यांग का ट्रायल शुरू हुआ। वकील ने बताया उसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। दूसरे वकील का कहना था ये सारा इसका नाटक है। यांग रोते हुए जब भी बोलने लगता उसका वकील उसे टोक देता। वकील को डर था ये सबके सामने फिर न बोल दे कि मैंने ही कत्ल किया है। वकील ने जब फिर से उसे टोका तो दुआन वाली पर्सनैलिटी जाग गई। दुआन को कोई डिसरिस्पेक्ट करे उसे ये पसंद नहीं। वो वापस से बाहर हुआ और अदालत में सीन क्रिएट करने लगा। उसने बितना को भी गाली देकर कहा वो उसे भी जान से मार डालेगा। बितना ने रिसेस ली। यांग का पागलपन देखकर वो काफी खुश थी। रिसेस के बाद आकर अपना फैसला सुनाया। यांग का पूरा मेंटल चेकअप होगा, रिजल्ट आने के बाद डिसीजन लिया जाएगा। मेंटल चेकअप करवाने के लिए यांग हॉस्पिटल में था। ग्रेमरी ने हॉस्पिटल का पावर स्विच ऑफ किया और फिर यांग के कमरे के बाहर 2 पुलिस ऑफिसर को बेहोश करके साइड पे किया। अंधेरे में बितना नर्स के कपड़े पहनकर कमरे में इंटर हुई, डैगर निकाला और यांग को मारने के लिए आगे बढ़ी। तभी बेड के नीचे से दाउन ने बितना का पैर पकड़ा। इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।